माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHDM 162 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है हिंदी भाषा के विविध प्रयोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने 5 साल के PYQ क्वेश्चंस को लिया है और इनमें वो क्वेश्चंस को लिया है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया यहाँ पे। और जून एग्जाम 2026 के लिए, दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए ये वीडियो और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी डाउट हो आप इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। सो स्टार्ट कर देखिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार दिसंबर एग्जाम 25 का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूँ। वहां पे आपको ये पता चलेगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन पेपर है BHDM 162 का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है दिसंबर एग्जाम 2025 का है, जिसका टाइटल आप लोग देख लीजिए, हिंदी भाषा के विविध प्रयोग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम होगा आपका 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और इसमें 50 मार्क्स मिलेंगे अधिकतम। टोटल 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो 5 प्रश्नों का जवाब देना है तो भाई 10 नंबर आपको देंगे, तभी तो 50 नंबर आपका पूरा होगा। और 5 नंबर ना, 5 क्वेश्चन है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, लिपि क्या है, लिपि के से समाज के विकास का क्या संबंध है, 10 मार्क दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों के उच्चारण की विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए, तो इसमें मिला 10 नंबर। फिर आपका पूछा गया था प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है, समझाइए, इसमें भी 10 मार्क्स आपको दिए गए। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, 10 मार्क्स। जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, 10 मार्क्स। विज्ञान विषयक लेखन में हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, इसमें भी 10 मार्क्स। हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, इसमें भी 10 मार्क्स। तो देखिए टोटल आपके 7 क्या दिया, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप पूछा, उसके बाद टिप्पणी वाला क्वेश्चन पूछा 5 मार्क्स वाले, ठीक है, यानी 1 पेज में आंसर देने वाला। 5 मार्क्स दे रहा है तो 1 पेज में आंसर देना है, और 10 मार्क्स के लिए आपको लिखना है 2 से ढाई पेज, 2 से ढाई पेज आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं। और 2 टिप्पणी, जब भी आप टिप्पणी वाला बनाएंगे तो 2 टिप्पणी बनाना होगा। तो यहाँ पर टोटल आपको 4 दिया है, संयुक्त वर्ग, संयुक्त वर्ण, विभक्ति चिन्ह, क्रियापद और अव्यय। 4 में से कोई भी 2 यहाँ पर करेंगे तो टोटल आपको कितना दिया है, टोटल क्वेश्चन 8 दिया है, जिसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है केवल 5 ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हो गया ये कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। देखिए जैसा कि हमारा ये टाइटल है कोड का, हिंदी भाषा के विविध प्रयोग। हिंदी भाषा जो हम लोग बोलचाल इंडिया में, जो स्टूडेंट इंडिया में क्या करते हैं, लोग बोलते हैं, है ना। तो इंडिया में जो हम लोग भाषा का यूज करते हैं ज्यादातर हिंदी भाषा है कि नहीं। कोई भी काम के लिए स्कूल स्कूल कहीं भी जाओ तो हिंदी भाषा का यूज हम लोग करते हैं। तो ये हमारा राजकीय भाषा है। तो इसका अलग अलग कौन कौन सा प्रयोग होता है, इसका विविध प्रयोग मतलब अलग अलग प्रयोग, चलिए यही समझेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिपि क्या है, लिपि से समाज के विकास का क्या संबंध है, समझिए। लिपि का मतलब समझिए। लिपि का अर्थ क्या है कि जो मौखिक ध्वनि होता है उनको लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो जो भी हम लोग बोलते हैं उसको किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से तो लिखते होंगे, कुछ ना कुछ तो उसका साइन होगा, कोई चीज तो होगा। जैसे मान लो कि हिंदी, तो हिंदी क्या है, कोई ना कोई तो चिन्ह है कि भाई इस चिन्ह से इसका लिखा जा रहा है। तो इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को ही हम लोग क्या करते हैं, लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं। भाषा श्रव सुनने योग्य होती है, जबकि लिपि जो होता है, लिपि दृश्य क्या होते हैं, देखने योग्य। तो जो हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तो उसको पहचानने के लिए हम लोग लिपि का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो लिपि जो है कि लिपि और समाज के विकास के लिए, लिपि और समाज के विकास का क्या संबंध है, समझिए। तो दोनों में ज्ञान का संरक्षण होता है। लिपि के आविष्कार से पहले ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होता था, जिसमें भूलने का डर था। लिपि ने मानव जाति के अमूल्य ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को लिखित रूप में अस्थायी संरक्षण पर, जो मनुष्य बोलते थे चलते थे, तो इनको अपने लिखित रूप में प्रयोग किया। और फिर क्या है, ऐतिहासिक निरंतरता। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि हड़प्पा, मिस्र, रोम के इतिहास
कानून और संस्कृति को हम आज भी लिपि यानी कि अभिलेख और पांडुलिपियों के माध्यम से ही जान पाते हैं। ठीक है। आगे है आपका शिक्षा और संचार में क्रांति। तो लिपि के विकास ने पुस्तकों के माध्यम से समाज पत्रों और पत्र व्यवहार को क्या दिया, जन्म दिया। इसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा हम तक पहुंचाया। ठीक है, लिपि के अकॉर्डिंग है ना। इसके कारण समाज के एक बड़े वर्ग तक क्या शिक्षा और सूचनाओं का तेज और सटीक प्रसार संभव हो पाया। 10 मार्क्स का है, इतना काफी है। मतलब हिंट के लिए दो, ये समझ लो 10 मार्क्स के लिए आपको 2 से 2.5 पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको दिया गया आंसर वो हिंट के लिए दिया गया है। और ये पीडीएफ व्हाट्सएप से आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और ब्यूटीफुल पीडीएफ आपके लिए बना गया है, तो आप लोग व्हाट्सएप से परचेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों के उच्चारण की विशेषताओं पर को स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी वर्णमाला विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित वर्णमालाओं में से एक है। इसकी ध्वनियों का वर्गीकरण उनके उच्चारण के स्थान पर प्रयत्न के आधार पर बहुत ही तार्किक ढंग से प्रयोग किया गया। ध्वनियों के उच्चारण की मुख्य विशेषता की बात करें तो ये उच्चारण स्थान के बाद ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी में वर्णों को कंठ जैसे कि क वर्ग, तालु च वर्ग, मूर्धा ट वर्ग, दंत त वर्ग और ओष्ठ पर वर्ग से प वर्ग के आधार पर क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। ध्वनियां ठीक उसी क्रम में रखी गई है जिस क्रम में वायु मुख से, मतलब जिस तरह से वायु मुंह से निकलता है बोलते वक्त, उसी तरह से यहाँ लिखा गया है। ठीक है, उच्चारण में जैसे आ रहा है उसी तरह लिखा जाता है। तो ये भी क्या इसमें हिंदी के अकॉर्डिंग। तो आगे क्या है, प्राणत्व, हवा की मात्रा के आधार पर व्यंजन ध्वनि को अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम हवा लिया जाए जैसे कि क ग, और महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकले जैसे कि ख घ में विभाजित किया गया है। अगला है घोषत्व या फिर नाद के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियां औसत क ख और संघोष सघोष ग घ अंग ये होती है। स्वरों की वैज्ञानिकता, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने होते हैं और उनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है जैसे कि हर्ष और दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3rd है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है, समझाइए। प्रयोजन मतलब समझते हो कि किसी चीज का हम प्रचार कर रहे हैं, किसी चीज की फायदा के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो प्रयोजन मूलक भाषा का उपयोग करते हैं। तो भैया प्रयोजन मूलक भाषा क्या है, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन यानी उद्देश्य या फिर कार्य की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। यह आम बोलचाल की भाषा या फिर साहित्यिक भाषा से अलग होती है और कार्यालयों, विज्ञान और तकनीक, विधि, कानून और जनसंचार में इसकी भाषा का प्रयोग होता है। तो प्रयोजन मूलक की विशेषता क्या है, ये जो है कि पारिभाषिक शब्दावली के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसमें पारिभाषिक शब्दावली क्या है, इसमें प्रत्येक शब्द का एक निश्चित और परिभाषिक अर्थ होता है। जैसे कि प्रशासन में नोटिफिकेशन के लिए अधिसूचना, ठीक, स्पष्टता और तथ्यपरकता के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें भावनाओं, कल्पनाओं या फिर अलंकारों, इसमें साहित्यिक सुंदरता के लिए अलंकारों का यूज करते हैं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तब बात सीधे और स्पष्ट या फिर ऑब्जेक्टिव रूप में कही जाती है ताकि कोई भ्रम में ना रहो। अगला औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। इस भाषा का स्वरूप पूरी तरह से औपचारिक और वस्तुनिष्ठ होती है ना। और इसमें मैं या फिर तुम जैसे शब्दों के स्थान पर यह सूचित किया जाता है कि जैसी तटस्थ शैली का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, तो मैं या फिर तुम जैसे शब्दों के स्थान पर यह सूचित किया जाता है ना, जैसी तटस्थ शैली का इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों भाषा के अलग अलग रूप हैं जो देश में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। स्पष्ट अंतर, राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा यह वह भाषा है जिसका प्रयोग देश की बहुसंख्यक जनता करती है, मतलब लगभग सभी जनता ना, देश के सभी लोग इनका उपयोग करता है। तो यह पूरे देश की सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का क्या है, प्रतीक है।
भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है भारत का, परंतु यह व्यापकता के कारण कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान प्राप्त है। बट इसको देखिए, राष्ट्रभाषा की जगह हम लोग हिंदी हमारा राजभाषा के रूप में काम करता है, ठीक है? तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यह राष्ट्रभाषा क्या नेशनल लैंग्वेज थे हमारा, ठीक है? राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग सरकार अपने सरकारी कामकाज के लिए, प्रशासन, न्यायालय, संसद इनके लिए करती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 है ना, एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी यानी कि देवनागरी में लिया गया है। दूसरा आता है इसमें संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। यह वह भाषा है जो दो अलग-अलग भाषिक समुदायों के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम बनती है। उदाहरण के लिए एक तमिल भाषी और एक बंगाली भाषी जब आपस में अंग्रेजी या फिर हिंदी में बात करते हैं, तो वह अंग्रेजी या हिंदी उनके संपर्क भाषा क्या कहलाती है कि नहीं? संपर्क होने के बाद अलग-अलग भाषाओं का संपर्क होने के बाद बातचीत चले। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। जनसंचार मास कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे कि समाचार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली हिंदी का स्वरूप साहित्य या फिर सरकारी फाइलों की हिंदी से काफी अलग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संदेश को तीव्रता और सरलता के साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। जनसंचार की स्वरूप, इसका भाषा सरल और सहज भाषा होता है, ठीक है? और ये मिश्रित शब्दावली का यूज करता है। तो ये आप लोग पढ़िए वीडियो को रोककर, इजी लैंग्वेज है। उसके बाद फिर रोचकता और आकर्षक होता है, और फिर इसमें संक्षिप्तता होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विज्ञान विषयक लेखन में हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। विज्ञान और तकनीकी विषय का लेखन आम साहित्यिक या फिर कथात्मक लेखन से बिल्कुल भिन्न होता है। यह विज्ञान सार्वभौमिक सत्यों और तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए इसकी भाषा को अत्यंत सटीक, तार्किक और पारदर्शी होना चाहिए। विज्ञान विषयक हिंदी का स्वरूप, यह पारिभाषिक और शब्दावली की प्रधानता करता है। विज्ञान में हर संकल्पना का एक निश्चित शब्द होता है, जिसे पारिभाषिक शब्द कहता है, जैसे कि वेलोसिटी के लिए वेग या फिर ग्रेविटी के लिए गुरुत्वाकर्षण। इन शब्दों के अर्थ में कोई बदलाव या फिर भ्रम नहीं होता। आगे वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, विज्ञान की हिंदी में लेखक की निजी भावनाओं, मुझे लगता है, या फिर कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। भाषा पूरी तरह से तटस्थ और तथ्य आधारित होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अभि अभिथार्थ, तो इसमें देखिए, अभिधार्थ में क्या है, डायरेक्ट मीनिंग में इस भाषा में शब्दों का केवल सीधा और शाब्दिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें साहित्य की तरह व्यंग्य, मुहावरे या फिर लाक्षणिक भाषा का प्रयोग वर्जित है। तार्किक क्रम, वाक्यों का निर्माण कारण और प्रभाव के स्पष्ट तार्किक क्रम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को एक अत्यंत विशिष्ट और कानूनी दर्जा प्रदान है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 43(1) में इसके अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344, यह अनुच्छेद राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति को आयोग और संसदीय समिति के गठन का अधिकार देता है, जो हिंदी के प्रगामी प्रयोग या फिर प्रोग्रेसिव यूज की सिफारिशें करेगी। आगे अनुच्छेद 348 और 49, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की भाषा के बारे में क्या प्रावधान? हिंदी अनुच्छेद 351, हिंदी का विकास, यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति
कंपोजिट कल्चर की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और इसके शब्द भंडार को मुख्य रूप से संयुक्त और गौण रूप से क्या कर सके, अन्य भाषाओं से सम्मिलित कर सके। हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ। वहीं वर्तनी वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है शब्दों को लिखने में वर्णों का सही उपयोग, है ना, सही मानक। जिससे जब भी हम लोग जैसे मान लो देवनागरी ही लिखे तो इसका सही लिखेंगे ना। अब देवनागरी में उल्टा पुल्टा अगर लिख देंगे क्या चलेगा? मान लो कोई कोई भी चीज, जो मैं बोलूंगा किताब, किताब कैसे होता है? ऐसे होता है। तो ये क्या, ये सही है। और किताब को अगर लिखा जाए ऐसे, ठीक है, तो ये सही स्पेलिंग हुआ? नहीं हुआ। तो भाई वही है स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग वही वर्तनी। देवनागरी लिपि का परिचय। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह एक अक्षरात्मक यानी कि सिलेबिक और ध्वन्यात्मक लिपि है। अर्थात इसमें जो बोला जाता है ठीक उसी तरह मतलब जो इसमें बोला जाता है वही लिखा ही जाता है। इसमें अंग्रेजी की तरह कोई भी अक्षर साइलेंट नहीं होता है। समझा गया? अंग्रेजी में आप देखते होंगे ना, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं। शब्दों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है ना, मतलब इस तरह से एक रेखा खींची जाती है जितने भी यहाँ पे, जिसे सीरो रेखा भी कहा जाता है। वर्तनी को देखिए, इसका परिचय। भाषा की एकरूपता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए सही वर्तनी अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया है, जिसे संयुक्त वर्णों को लिखने का तरीका, है ना, तालेब स, मूर्धन स, धन स का सही उपयोग और अनुस्वार चंद्र बिंदु के प्रयोग के स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदी की ध्वनियों के प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हिंदी ध्वनियों को मुख्य रूप से दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर ध्वनियां देखिए, स्वर क्या होता है? वे होता है जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ओ आई, स्वर स्वर वही होता है, ओ आई, छोटे ई बड़ी, ये सब क्या होता है? ओ आ वाला स्वर व्यंजन होता है। तो दो प्रकार का होता है, एक हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है ना, अधिक समय लगता है। आ, ई, उ, ए, इस तरह। व्यंजन ध्वनियां देखिए, ये क्या होता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है ये। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है कि नहीं। इनके उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग, कंठ, तालु, जीभ, होंठ से टकराकर बाहर आती है। अगला है स्पर्श व्यंजन। ये क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 वर्ण, इनमें जीभ मुख के अलग अलग हिस्सों को पूरी तरह स्पर्श करती है। अगला अंतस्थ व्यंजन, इसमें य, र, ल, व, ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं। उष्म व्यंजन, ये आपका तालेब स, मूर्धन स, स, ह, इनके उच्चारण में मुख्य रूप से गर्म हवा आती है। इसमें उष्मा रगड़ कर क्या होता है? रगड़ खाकर क्या बाहर निकलती है, तो ये उष्म व्यंजन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 10। विज्ञान विषय का बोधन किस प्रकार किया जाता है? विस्तार से समझाइए। बोधन, कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है किसी लिखित पाठ को पढ़कर उसका सही, सटीक और पूर्ण अर्थ ग्रहण करना। ये विज्ञान विषय का बोधन साहित्य या फिर कला विषय के बोधन से अलग, अधिकार जटिल होता है। विज्ञान विषय के बोधन की प्रक्रिया की बात करें तो ये पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान है। विज्ञान के पाठ को समझने के लिए पाठक को विषय की पारिभाषिक शब्दावली जैसे कि परमाणु, उष्मागतिकी और प्रकाश संश्लेषण का पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य है। बिना शब्दों के अर्थ जाने वैज्ञानिक अवधारणा को नहीं समझा जा सकता। अगला है तार्किक प्रवाह। विज्ञान का हर लेख कारण और परिणाम के सिद्धांत पर चलता है। बोधन करते समय पाठक को यह ध्यान रखना होता है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से तार्किक रूप से कैसे जुड़ा है। वास्तुनिष्ठता को समझना। विज्ञान में लेखक का अपना कोई मत नहीं होता, अतः पाठक को पाठ को पढ़ते समय अपनी भावनाओं को अलग रखकर केवल
तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ठीक है, रेखाचित्र और आरेख का महत्व। विज्ञान के पाठ में अक्सर ग्राफ, सूत्र और रेखाचित्र दिए होते हैं। विज्ञान का सही बोधन तब तक पूरा नहीं होता जब तक लिखित पाठ को इन चित्रों और सूत्रों के साथ जोड़कर ना देखा जाए। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए आप लोग ना थोड़ा पढ़ लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज है इसमें। बहुत ही इजी लैंग्वेज लिया गया क्वेश्चन का आंसर में। संस्कृति विषय के क्या है, संस्कृति विषय के बोधन और शब्दकोश के उपयोग पर प्रकाश डालिए। संस्कृति से संबंधित विषयों का बोधन अत्यधिक व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सांस्कृतिक पाठों में इतिहास, परंपरा, धर्म, समाज के गहरे अर्थ छिपे होते हैं। सांस्कृतिक विषय का बोधन की बात करूं तो ये लाक्षणिक और प्रतीकात्मक भाषा के कोडिंग होता है। ठीक, तो ये पढ़िए आप लोग। बहुआयामी दृष्टिकोण, मेरा मकसद आप लोगों का एक सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना है। ये देखिए, अभी हर स्टूडेंट्स के लिए मैं अच्छे से जो होता है ना, हर वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना ऐसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम और सभी स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना है। ठीक, ताकि एग्जाम वो अच्छे से दे पाए। बहुआयामी दृष्टिकोण, तो वीडियो के बाद आप लोग जाके परचेस कीजिए। शब्दकोश का प्रयोग, संस्कृति के पाठों को पढ़ते समय कई बार ऐसे प्राचीन, देशज या फिर सांस्कृतिक शब्द आते हैं जिनका अर्थ सामान्यतः पता नहीं होता है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा आता है जिसका पता नहीं होता, जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कठिन कठिन शब्द होते हैं हिंदी में कभी कभी। तो शब्दकोश का एक अनिवार्य उपकरण बन जाता है। तो ये इससे कैसे इसको पता करते हैं, शब्दकोश से अर्थ के अकॉर्डिंग। शब्द केवल शब्द का अर्थ नहीं बताता, बल्कि वह शब्द की व्युत्पत्ति, उसके विभिन्न अर्थ और उसके व्याकरणिक स्वरूप, संज्ञा, विशेषण की भी को भी क्या करता है, स्पष्ट करता है, जिससे सांस्कृतिक पाठ का गहरा बोध संभव हो पाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, समाज विज्ञान विषय के बोधन तथा निबंध रचना का परिचय दीजिए। समान विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, राजनीति, शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषय आते हैं। इन विषयों की भाषा और प्रकृति, मानवीय संबंधों और सामाजिक रचनाओं का विश्लेषण करती है। समान विज्ञान विषय का बोधन विश्लेषणात्मक शैली के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, अवधारणाओं की समझ। निबंध रचना का परिचय देखिए, क्या होता है निबंध रचना। निबंध का अर्थ है विचारों को भली भांति बंधा हुआ रूप में प्रस्तुत करना। समाज विज्ञान में निबंध एक व्यवस्थित तार्किक लेख होता है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना, दूसरा विषय विस्तार, तीसरा क्या है, निष्कर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में संयुक्त वर्ण पर क्या कीजिए, टिप्पणी दीजिए। हिंदी वर्णमाला में जब 2 या फिर 2 से अधिक व्यंजन आपस में इस प्रकार मिलते हैं कि उनके बीच कोई स्वर, वोवेल या फिर नहीं होता है, तो उनके मेल से बनने वाले नए रूप को संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्णों के प्रकार और विशेषताएं। मानक संयुक्त रूप देखिए, हिंदी वर्णमाला मुख्य रूप से 4 वर्णों को स्वतंत्र रूप से संयुक्त व्यंजन का दर्जा दिया है। जैसे छ, तो इसको कैसे लिखेंगे, क, आधा क, प्लस श हलंत है ना, प्लस अ, जैसे क्षमा, रक्षा, त्र, त, र, अ, आधा त और आधा र, अ, जैसे त्रिशूल, पत्र, ज्ञ। ठीक है, ज, य, अ, स्र। इस तरह से अन्य संयुक्त अक्षर इसमें अतिरिक्त हिंदी में इसके अतिरिक्त हिंदी में कोई अन्य व्यंजन भी संयुक्त होते हैं। इसके लिखने के जो नियम है वो खड़ी पाई जाने वाले क्या है, व्यंजन है। क्या है, खड़ी पाई वाले व्यंजन उसमें होते हैं। दूसरा, र के विभिन्न रूप होते हैं। ठीक, 14 नंबर में है आपका विराम चिन्ह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना या फिर ठहरना। तो इसमें उसी तरह का इसमें चिन्ह का यूज होगा। तो लिखित भाषा में विचारों या फिर भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में अंत या फिर अंत में रुकने का संकेत देने वाले विशेष चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं या फिर कहा जाता है। विराम चिन्ह का महत्व और प्रमुख प्रकार। तो इनका महत्व क्या है, बिना विराम चिन्ह के वाक्य का अर्थ अनर्थ हो सकता है।
ना बिना चिन्ह विराम चिन्ह देंगे तो वो वाक्य तब तक अधूरा रहेगा, ठीक है। जैसे रोको मत जाने दो, इसमें भी विराम चिन्ह चाहिए। जाने मत रोको मत जाने दो, तो ये केवल एक अल्प विराम जैसे कि से पूरा अर्थ बदल गया। देखो यहाँ पर क्या है, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे क्या है, रोको मत। तो जैसे कि रोको मत है, तो यहाँ पे जब कॉमा दिए तो इसका मतलब क्या कह रहा है, रुकने के लिए, थोड़ा सा रुको, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे रुक के बोले हैं ना, और यहाँ देखिए रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यहाँ रोको मत जाने दो, मतलब यहाँ थोड़ा रुकना पड़ रहा है कॉमा में, लेकिन यहाँ जब कॉमा नहीं है तो रुकना नहीं पड़ रहा है। तो भाई ये सब पता चिन्ह होता है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, देखो ये पूर्ण विराम कहाँ यूज होता है, पढ़ लीजिए, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह पहचानिए, विषमयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, समझिए। अगला है क्वेश्चन, क्रियापद क्या है, इसके प्रकार बताइए। क्रियापद वाक्य में जिस शब्द का या फिर वाक्य में जिस शब्द या फिर शब्द समूह से किसी कार्य के होने, करने या फिर किसी अवस्था स्थिति को स्थिति का बोध होता है, उसे क्रियापद कहते हैं। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खोना, खाना, सोना, है था आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, तो दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो ये आप लोग देखिए, अकर्मक और सकर्मक देखिए। 16 नंबर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अव्यय अव्यय पढ़ क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो अव्यय क्या होता है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका व्यय यानी कि टुकड़ा कर दिया गया है, खर्च या परिवर्तन ना हो, ठीक। तो अव्यय जिसका टुकड़ा या फिर खर्च या परिवर्तन ना हो, यहाँ का ना अव्यय, साफ साफ है ना, अव्यय अव्यय जिसका टुकड़ा ना किया जा सके, ठीक। हिंदी व्याकरण में शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक या फिर काल के कारण कोई स्वीकार परिवर्तन नहीं होता है, इनमें वह अव्यय या फिर अभिकालिक शब्द कहा जाता है। ये सब क्या, जैसे मान लो, क्या मानोगे, क्रिया विशेषण जो शब्द क्या कहते अव्यय के प्रमुख भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण में जो शब्द किसी विशेषता बताते हैं, किसी चीज की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, जैसे कि आज, कल, यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, तेजी से, उदा, राम, धीरे धीरे चलता है। तो इसमें अव्यय देखो, मान लो आज, आज है, ठीक है। इसको अगर तोड़िएगा तो आ और ज, तो आ का मतलब कुछ नहीं होगा, ज का मतलब कि न, यही अव्यय शब्द होगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि कल, कल कल है, तो क अलग 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 करेंगे तो क का क मतलब नहीं, ल का क मतलब, तो यही अव्यय शब्द होता है। समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान से। संबंध बोधक या कोडिंग आप चेक करिए, ये सब देखिए, ये सब बचपन में भी पढ़े होंगे, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा के प्रयोजन मूलक स्वरूप की विशेषता बताइए। प्रयोजन मूलक हिंदी वह व्यवहारिक हिंदी है जिस जो कार्यालयों, बैंकों, न्यायालयों, विज्ञान, तकनीकी और संचार माध्यमों से कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है। यह साहित्य की रसात्मक भाषा से पूर्णतः भिन्न होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषता की बात करें तो ये विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग करता है। पढ़िए, अनेकार्थक शब्द अनेकार्थक अनेकार्थकता का क्या है, अभाव इसमें होता है, और तथ्यपरकता और वस्तुनिष्ठता देखने को मिलता है, औपचारिकता और निर्वेय व्यक्ति शैली होती है इसमें, ठीक। अगला क्या है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली सहित भारत की कई प्रमुख भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित लिपियों में से एक है, देवनागरी लिपि। इसकी विशेषता देखिए, यह पूर्णतः ध्वन्यात्मक होती है, ठीक है। वैज्ञानिक वर्ण क्रम इसमें होता है, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शेर और अभी बताए थे ना, सिर और रेखा क्या होता है, तो सिर और रेखा का उपयोग किया जाता है, ठीक। इस तरह का ये लिखा, सिर में मतलब लिखते वक्त ऊपर में सिर और रेखा का उपयोग किया जाता है। जैसे यह है ना, यह है ना, यह है ना, मात्राओं की स्पष्ट व्यवस्था किया जाता है, बस ये
अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्तनी की प्रमुख समस्या एवं समाधान लिखिए। तो ये वर्तनी तो जानते हैं ना, स्पेलिंग, ये तो समझ चुके हैं। ट्वेंटी नंबर में है स्टूडेंट, शब्दकोश का महत्व और उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। शब्दकोश क्या? डिक्शनरी वह ग्रंथ है जिसमें किसी भाषा के शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के अनेक अर्थ है ना, उच्चारण, व्युत्पत्ति और प्रयोग दिए जाते हैं। यह भाषा ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। शब्दकोश का महत्व और उपयोगिता, सही अर्थ और सटीक प्रयोग, वर्तनी और उच्चारण की शुद्धि, शब्द भंडार में वृद्धि, अनुवाद और परिभाषिक ज्ञान। ठीक है। अगला 21 नंबर में हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। सब देखिए, वीडियो को रोक कर ना देख लीजिए अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग व्हाट्सएप से जाके परचेस कीजिए, अपने बैठकर अपना आराम से रिवीजन कीजिए। 1 घंटा पहले भी एग्जाम से अगर ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं ना नोट से, तो भाई एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। वही तो कहें, 1-2 घंटा पहले भी अगर ले लेते हैं तो भाई आपके पास अभी बहुत टाइम है, जो भी जितना भी टाइम है, अभी तो ये वीडियो आप कब देख रहे हो इसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना, लेकिन टाइम से पहले लेकर एक बार रिवाइज करना जरूरी इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन 22 है, राजभाषा हिंदी के विकास में संविधान की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 23 है, निबंध रचना के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा की उपयोगिता और महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पर, 25 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए। देखिए 25 आपको कितना दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए। इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैंने समझाया नहीं, पूरा क्वेश्चन आंसर को मैंने नहीं समझाया, तो देखो समझाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो भी दिया है आप खुद से लैंग्वेज इसमें इजी रखा। आप नोट्स परचेज कीजिए या फिर वीडियो को रोका। देखिए कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना कि वीडियो को रोक रोक के समझ सकते हैं, तो आपकी मर्जी भैया, वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए या फिर नोट्स परचेज कर लीजिए। तो भैया आपको 25 क्वेश्चन दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 5 ही क्वेश्चन का आंसर, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएंगे 25 में से, 5 ही क्वेश्चन तो चाहिए, 5 क्वेश्चन का कोई भी आंसर देंगे 100 मार्क्स, सॉरी 10 बचे 50 मार्क्स, आ गया, कहानी खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। जनस स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।